हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कराने जा रही हूँ, जो कि है स्पेशल इंसेंटिव्स का। ठीक है, हम लोग जो है एचआरएम का सिलेबस कर रहे हैं सेमेस्टर थर्ड और बीकॉम, एंड ऑलमोस्ट ये जो सिलेबस है कंप्लीट होने ही वाला है, समझिए। ठीक है, अब जो हमारा मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट था वो मैं इससे पहले कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, अब जो हमारा ये जो चैप्टर है, हमारा न्यू चैप्टर बोलिए, स्पेशल इंसेंटिव वाला, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें कि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए जो स्पेशल इंसेंटिव वाला चैप्टर है, इसके अंदर आप ये देखेंगे कि हमारे कितने तरह के इंसेंटिव्स होते हैं, किस तरह के इंसेंटिव्स होते हैं। वेज तो पर्सन्स ले ही रहे हैं, साथ में एक्स्ट्रा जो इंसेंटिव्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को कि वो काम अच्छे से करें, तो वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं 5th चैप्टर से सीधा 7th चैप्टर पे इसलिए जंप किया कि पहले ये वाला कर लेते हैं। बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर में। और कुछ कुछ आपको यहाँ पे 12th वाला चीज़ों देखने को मिलेगा। 12th में आपने पढ़ा हुआ है, कुछ बीकॉम्स में भी आपने जो है स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए स्पेशल इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है? एक एक्स्ट्रा बोनस बोलो, प्रीमियम बोलो, ये सब, या कोई और प्रमोशन बोलो, यानी आपको कुछ एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इंसेंटिव्स। ठीक है, अब इन केस यहाँ पे अगर हम आगे बात कहेंगे तो रिवॉर्ड्स भी हो सकती हैं, पनिशमेंट्स भी हो सकते हैं। और जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो आपके मनी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, या आपके जो है स्टेटस से रिलेटेड भी हो सकते हैं। अब इंसेंटिव्स बहुत ज़रूरी क्यों हैं एक एम्प्लॉय को देने के लिए, या जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इनका इंसेंटिव्स का इस्तेमाल करते क्यों हैं? अब देखो, जितने भी एम्प्लॉयज़ आते हैं इंडस्ट्री के अंदर, वर्कर्स जितने भी आते हैं, फैक्ट्रीज़ के अंदर हो गए, इंडस्ट्रीज़ के अंदर हो गए, एंड कंपनीज़ के अंदर भी हो गए, तो उनका मेन ये तो होता है कि हमें एक अच्छी खासी वेज रेट, अच्छी खासी सैलरी हमें मिले। ठीक है, साथ के साथ वो ये चीज़ें एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हमारा प्रमोशन हो, या हमें एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव, एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी एफिशिएंट वर्क के लिए दिया जाना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उनका जो मोराल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसकी वजह से वो बहुत अच्छे से प्रोडक्टिविटी के साथ काम करते हैं, एफिशिएंसी बढ़ती है, और कहीं न कहीं एम्प्लॉयर के जो काम हैं वो बहुत अच्छे से होने लग जाते हैं, बिल्कुल प्रॉपर वे में, प्रॉपर मैनर में। अगर एम्प्लॉयज़ हैप्पी हैं तो वर्क बहुत अच्छे से होगा, एम्प्लॉय सेटिस्फाई हैं तो वर्क बहुत अच्छे से होगा। आपके जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, आपके जितने भी गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव हो जाएंगे। तो वर्कर्स जो हैं उनके लिए जो एम्प्लॉयर होता है वो इस वजह से ही उनके इंसेंटिव्स को रखता है। ठीक है, अब देखो मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स। Incentives refer to those psychological stimulations which activate and motivate persons to do more work। ज़्यादा काम करने के लिए उनको क्या किया जाता है? मोटिवेट किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है इंसेंटिव के थ्रू, कि वो अच्छे से काम करें और ज़्यादा काम करें। अब यहाँ पे डेफिनेशन भी प्रोवाइड है। इंसेंटिव मीन्स डैट विच इंसाइट्स और हैज़ अ टेंडेंसी टू इंसाइट एक्शन, यानी उसके अंदर एक इंसाइट होता है या टेंडेंसी होती है इंसाइट करने की, कि एक्शंस को कंप्लीट किया जा सके, एक्शंस को एक तरीके से लाया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टाइप्स के इंसेंटिव्स होते हैं। पहला होता है आपका पॉजिटिव इंसेंटिव, दूसरा होता है आपका नेगेटिव इंसेंटिव। पॉजिटिव इंसेंटिव के अंदर क्या होता है? ये वो वाले इंसेंटिव होते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ये जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ये पॉजिटिव वे में दिए जाते हैं, यानी उनके वेजेस में एक्स्ट्रा पेमेंट दी जा सकती है, उनको कोई रिवॉर्ड दिया जा सकता है, गिफ्ट दिया जा सकता है, या फिर प्रमोशन उनकी की जा सकती है। ठीक है, उनका स्टेटस इंक्रीज़ किया जा सकता है, सिक्योरिटी ऑफ जॉब दी जा सकती है। यानी ये जो होते हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए ही इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। और ये जो इंसेंटिव होते हैं डिलाइटफुल होते हैं और बहुत प्लीजेंट होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं एम्प्लॉयज़ को ये वाले इंसेंटिव्स। इनसे वो इंस्पायर होते हैं और काम भी बहुत अच्छे से और दिल से करते हैं।
उसके बाद जो नेगेटिव इंसेंटिव्स हैं उसमें क्या होता है कि ये वाले वो इंसेंटिव होते हैं जहाँ पे एक तरीके का डराव दिया जाता है, उनको डराया जाता है। अगर वो ऐसा काम करेंगे या टाइम पे काम नहीं करेंगे, काम गलत करेंगे, तो उनको डराया जाता है कि ये काम अगर ढंग से नहीं होगा तो या तो उनकी वेजेस काट ली जाएगी या उनको डिमोशन दे दिया जाएगा, यानी प्रमोशन की जगह नीचे लोअर जॉब पे रख दिया जाएगा, या फिर उनको जॉब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो इंसेंटिव होता है ये एम्प्लॉयज़ के ऊपर प्रेशर डालता है और बहुत पेनफुल भी रहता है उनके लिए, और अनप्लीजेंट, यानी उससे ये खुश नहीं होते हैं। तो ये जो इंसेंटिव हैं ये एक तरीके से प्रेशर वाले इंसेंटिव होते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं कि वो काम को करें। अब देखो, इंसेंटिव जो है वो एम्प्लॉयर देता ही इसलिए है कि काम बहुत अच्छे से हो, चाहे वो पॉजिटिव वे में इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे या वो नेगेटिव वे में। अब यहाँ पे वेरियस टाइप्स के इंसेंटिव्स हैं, ठीक है, वो हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। अब हम जो हमारे इंसेंटिव्स हैं, ये तो हमने उसके टाइप्स किए थे। वेरियस टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स हैं। पहला है हमारा फाइनेंशियल इंसेंटिव और दूसरा है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से होते हैं? जो आपके मॉनेटरी वाले इंसेंटिव होते हैं, जो पैसे दिए जाते हैं इन इंसेंटिव्स के अंदर, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर आपको पैसे नहीं दिए जाते बल्कि कुछ और सिक्योरिटीज़ वगैरह दी जाती हैं, ठीक है। तो ये अलग होते हैं। यहाँ पे आपको मनी नहीं दी जाएगी, आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा या आपको और अपॉर्चुनिटीज़ दे दी जाएगी। तो ये वो वाले इंसेंटिव्स होते हैं जो मनी से रिलेटेड नहीं होते हैं, बट जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं वो प्रॉपर जो है मनी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला हमारे पास है डीएनएस अलायंस हो गया, फिर प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, को पार्टनरशिप हो गया, बोनस हो गया, इक्वल वेजेस रेट्स हो गया, पेंशन हो गया, एनुअल इंक्रीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी, यानी ये फाइनेंस से रिलेटेड ही है। तो हम सबसे पहला जो आज करेंगे वो हम करेंगे डीएनएस अलायंस। अब देखो, मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वही होते हैं जो मैंने आपको बताया कि मनी से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे पैसा दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, या आप कह सकते हैं कि पैसे से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको फ्री यूनिफॉर्म दी जा सकती है, साथ ही साथ फ्री एजुकेशन, यानी खर्चा जो है एजुकेशन का वो दिया जा सकता है बच्चों के लिए। मेडिकल असिस्टेंस दी जा सकती है जिनसे जो है एम्प्लॉयज़ का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उनको प्रॉफिट में भी अगर पैसा दिया जाए तो वो भी दिया जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये मनी से रिलेटेड ही होते हैं। अब देखो, जो हमारा फर्स्ट है डीएनएस अलायंस, उसमें क्या है कि एक पेमेंट होती है डीएनएस अलायंस की जो एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, बट ये जो पेमेंट है ये वेजेस के साथ होती है। यानी वेजेस तो आपके अलग है, ये उसकी एडिशन में होती है पेमेंट। इट इज़ पेड बाय द एम्प्लॉयर्स। ये जो है एम्प्लॉयर्स पे करता है, किनको पे करता है? एम्प्लॉयज़ को पे करता है, ठीक है। जब भी कभी प्राइस राइज हो जाते हैं कंज्यूमर गुड्स के, तो ये पेमेंट जो है उनको की जाती है, उनको रिलीफ दिया जाता है कि हाँ, हम कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे। जैसे ही आपका जो है इन्फ्लेशन पीरियड आ जाता है कंज्यूमर गुड्स के अंदर, तब ये जो है पेमेंट एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को। ये जो डीएनएस अलायंस होता है ये एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है बाय वे ऑफ कंपेंसेशन। कंपेंसेशन के वे में, जैसे ही प्राइस बढ़ रहा है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ जाता है, तो ये कंपेंसेशन जो होती है ये डीएनएस अलायंस कहलाती है। यही कंपेंसेशन को हम क्या बोलते हैं? डीएनएस अलायंस, ठीक है। अब देखिए आगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वेजेस का, जो कि एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, क्योंकि जैसे ही गुड्स के प्राइस बढ़े, अब एम्प्लॉयज़ के पास वही बेसिक सैलरी है उसकी, और वही बेसिक सैलरी से वो फ्यूचर की और जो है नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। तो उसको इसी होप में एक एक्स्ट्रा जो है पेमेंट दी जाती है कि वो अपने जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको एटलीस्ट बियर आसानी से, आराम से कर सके। अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात कहें, जो सिस्टम है पेमेंट ऑफ वेजेस का वो बहुत अच्छा नहीं है, मतलब इज़ नॉट वेरी ओल्ड, बहुत पुराना भी नहीं है। अगर हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले की बात करें तो जो सिस्टम था डीए का वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कॉटन टेक्सटाइल्स को, जो मुंबई और अहमदाबाद में है। फर्स्ट वॉर के टाइम पे जो पेमेंट थी डीएनएस अलायंस की वो पहली दी गई थी, बल्कि कॉटन इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। अब जो आजकल के टाइम की अगर हम बात कहें तो ये दोबारा से इंट्रोड्यूस हुआ है पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंपनीज़ के अंदर, दोनों इंडस्ट्रीज़ के अंदर। पेमेंट जो है डीएनएस अलायंस की दी जाती है एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वेज पेमेंट, यानी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है वेज पेमेंट का, कि अगर जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस इंडेक्स में राइजिंग आना शुरू होगा, वैसे ही जो एम्प्लॉयर है वो डीए प्रोवाइड करेगा इन एडिशन ऑफ वेजेस। ये बात ध्यान रखना, डीए जो प्रोवाइड किया जाएगा वो किया जाएगा इन एडिशन
ऑफ वेजेस, यानी वेजेस तो उसको मिलेंगे, जो बेसिक पे है वो मिलेगा, बट उसके अलावा एक पेमेंट दी जाएगी जिसको बोलते हैं डीए। ठीक है। अब वेरियस मेथड्स हैं कंप्यूटेशन ऑफ डीए कि आप किस तरह से डीए को कंप्यूट कर सकते हैं। तो पहला है डीए लिंक्ड विद कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग से लिंक्ड है तो उस केस में डीए लिंक टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग डीए जो है आप कंप्यूट करेंगे। पे स्लैब्स के अकॉर्डिंग और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोनों के अकॉर्डिंग जो है उसको लिंक कर दिया जाता है, तो इसकी कंप्यूटेशन दोनों के अकॉर्डिंग हो सकती है। अगर डीए जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग से लिंक्ड नहीं है तो उसको फ्लैट रेट जो है डीए का दिया जाएगा, फ्लैट रेट ऑफ डीए, ग्रेजुएटेड स्केल ऑफ डीए, ये दोनों जो हैं दिए जाएंगे। अब देखो, डीएनएस अलाउंस लिंक्ड टू चेंज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से लिंक्ड है तो किस तरह से होगा ये मेथड, देखो किस तरह से कंप्यूट करेंगे। तो डीए इज पेड इन अकॉर्डेंस विद द चेंज इन प्राइस इंडेक्स ऑन पॉइंट बेसिस। पॉइंट बेसिस पर दिया जाएगा, जैसे ही प्राइस इंडेक्स में चेंज आया। अगर आपका प्राइस इंडेक्स मान लो 10% से बढ़ा तो 10% की ही आप समझिए डीए दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। एम्प्लॉयज गेटिंग लो रेट ऑफ वेजेस आर पेड more DNS allowance than the employees getting high wage rate of wages। अब देखो क्या है, जिन एम्प्लॉयज़ का जो वेज रेट है, मान लो एम्प्लॉयज़ का जो वेज रेट है वो अगर कम है, ठीक है, तो उनका जो डीए होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम बात करें जिनकी वेजेस ज़्यादा है तो उनका जो डीए होगा वो कम होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अगर वेजेस कम है तो डीए आपको एज कंपेयर ज़्यादा दिया जाएगा, और अगर वेजेस ज़्यादा हैं तो डीए एज कंपेयर कम दिया जाएगा। उसके बाद है डीए लिंक टू पे स्लैब। पे स्लैब के अकॉर्डिंग, अब जैसे यहाँ पे ये वाला पॉइंट है ना, वही पॉइंट यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करना है वो बता रखा है। इस मेथड के अंदर रेट्स ऑफ डीए डीएनएस अलाउंस वेरी विद डिफरेंट पे स्लैब्स, अलग अलग पे स्लैब्स के अलग अलग रेट होंगे। अब यहाँ पे इंक्रीज होगा मोर इन केस ऑफ मिनिमम पे स्लैब, जहाँ पे मिनिमम पे स्लैब है। वही बात है, जैसे वेजेस का है वैसे ही पे स्लैब का है। अगर वो कम है तो डीए ज़्यादा है, और अगर वो ज़्यादा है तो डीए कम है। ठीक है, इट इंक्रीजेस लेस इन केस ऑफ मिनिमम पे स्लैब, यानी ये जो है पे स्लैब अगर कम है तो वो ज़्यादा होगा डीए। सेम बात है वेजेस वाली, और पे स्लैब में भी यही सेम केस है। अब देखो फ्लैट रेट ऑफ डीए। फ्लैट रेट ऑफ डीए में क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये जो डीए दिया जाएगा ये यूनिफॉर्म रेट होगा। यूनिफॉर्म का मतलब है बिल्कुल सेम रेट पे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का कोई भी मतलब नहीं होगा, आप इसको देखेंगे भी नहीं। यहाँ पे नॉर्मल एक सेम रेट होगा, उस सेम रेट से ही जो है डीए हर एक एम्प्लॉय को दिया जाएगा। फिर है ग्रेजुएटेड स्केल ऑफ डीए। अब इसमें क्या है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को फिर से यहाँ पे कंसिडर तो करेंगे नहीं, बट जो अमाउंट होगा डीए का वो इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन पे, जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ी तो उसके अकॉर्डिंग पे में इंक्रीजमेंट आई, बट द रेट ऑफ डीए गोज ऑन फॉलिंग एज द लेवल ऑफ पे गोज ऑन राइजिंग। जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ पे बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे ये जो है डाउन होता जाएगा। यानी वही बात है कि अगर आपकी सैलरी बढ़ी तो डीए डाउन होगा, और अगर सैलरी कम हुई तो डीए बढ़ेगा। इस तरह से ही इसका केस चलेगा सबका ही। बस ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी यहाँ पे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। यहाँ पे इतना ही फ़र्क है इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए जो आगे का हमारा टॉपिक है वो है हमारा एडवांटेजेस ऑफ डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस जो स्कीम होती है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए की जाती है। तो यहाँ पे उनकी नॉर्मल जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि वर्कर को एक जो स्टैंडर्ड लाइफ है वो मिल जाती है। अब देखिए ये जो लिंक्ड होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से लिंक होता है, तो ऑटोमेटिकली लॉस इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी वेज ड्यू टू प्राइस राइज। तो यहाँ पे जो होती है परचेजिंग पावर अपने आप कम होने लग जाती है। तो डीएनएस अलाउंस जो है वो परचेजिंग पावर बढ़ा देता है एक तरीके से एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, अब यहाँ पे जो डीए है जैसे ही वेजेस में राइज होगा तो ये परमानेंट नेचर का ही बनेगा। कहने का मतलब क्या है, डीए इम्प्लाइज राइज इन वेज। डीए का मतलब क्या है कि आपकी वेजेस बढ़ी, क्योंकि वेजेस प्लस आपको डीए मिल रहा है तो वेजेस में ऑटोमेटिकली इंक्रीजमेंट आ गई। ठीक है,
अब उसके बाद है डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसमें क्या होता है कि वेजेस जो हैं वर्कर्स की वेजेस भी बढ़ जाती हैं, फिर बाकी प्राइस भी बढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पर यूनिट कॉस्ट जो होती है लेबर की वो बढ़ जाती है। अब उसके बाद जो डीएनएस अलाउंस है, इसमें क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग लिंक्ड टू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट हैज़ बीन लिंक्ड टू द प्राइस इंडेक्स, यानी प्रॉफिटेबिलिटी देखी नहीं जा रही इंडस्ट्रियल यूनिट की। क्या पता जो इंडस्ट्रियल यूनिट है उनको लॉस हो रहा हो, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखी जा रही, उसको किससे लिंक कर दिया, कंज्यूमर प्राइस से लिंक कर दिया, तो हो सकता है कि इंडस्ट्रियल यूनिट को जो है लॉस भी बियर करना पड़ रहा हो डीए की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ डीएनएस अलाउंस इज वन ऑफ द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। अगर डीएनएस मिल रहा है तो वेजेस में जो है वेजेस बढ़ जाएंगे, वेजेस बढ़ेंगे तो क्या होगा कि उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी एम्प्लॉयज़ की, उसके बढ़ने से इन्फ्लेशन की जो कंडीशन है वो अराइज हो जाएगी। उसके बाद डीएनएस अलाउंस जो है इंक्रीज इन द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम में भी इंक्रीजमेंट लेकर आता है। नेक्स्ट है डीएनएस अलाउंस जो है लेबर कॉस्ट में भी इंक्रीज करता है। तो जैसे ही अगर लेबर कॉस्ट से इंक्रीज हुई, अभी हमने बात कही थी ना पर यूनिट कॉस्ट जो है लेबर की इंक्रीज हो जाएगी, वो जैसे ही बढ़ी तो सेलिंग प्राइसेस जो है उन्हीं प्रोडक्ट के वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये अगेन इन्फ्लेशन लेकर आता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट व्यू ऑन पेमेंट ऑफ डीए। ये अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं टॉपिक को, बट मैं एक दो चीज़ें फिर भी आपको बता देती हूँ, वो थोड़ा बहुत याद रख लेना, बाकी छोड़ना चाहो तो छोड़ दो इस टॉपिक को बिल्कुल ही। कैपेसिटी टू पे का मतलब क्या है कि अगर इंडस्ट्रीज़ की कैपेसिटी है कि वो दे सकती है तो तभी वो पे करे डीए को, अदरवाइज इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है कि रेट्स प्रिवेलिंग इन कंपेयरिंग कंसर्न्स इन द रीजन। अब जो भी रेट्स होंगे डीए के, वो आपको ये देखना होगा कि आपके सेम इंडस्ट्री कौन से रेट्स दे रही है, तो ये भी वही हो गया, बाकी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है सजेशंस, वो देखिए डीएनएस अलाउंस स्कीम जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए। उसके बाद जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है रीजन वाइज ही कैलकुलेट होना चाहिए, जिससे पता लगेगा टू कैलकुलेट फॉल इन रियल इनकम ऑफ वर्कर्स, जिससे मेन प्रॉपर इनकम निकल कर आएगी, रियल इनकम जो है वर्कर्स की। अब उसके बाद है पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इफेक्टिव, फुल न्यूट्रलाइजेशन गिव्स राइज टू इन्फ्लेशन। अगर पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगा तो वो कॉस्ट में इंक्रीजमेंट लेकर आएगा या कॉस्ट को इफेक्ट करेगा, लेकिन जो अगर फुल न्यूट्रलाइजेशन है तो वो इन्फ्लेशन को लेकर आएगा, ठीक है। आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक, नेक्स्ट जो हमारा इंसेंटिव है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको समझ आया है, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आज का सेशन कैसा रहा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।